सुहानी की धमकी से गिरीश बहुत डर गया, क्योंकि सुहानी कभी भी हवाबाजी नहीं करती। जो कहती है वो तो करके ही रहती है। डेट सुहानी को हल्के में लेना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। खामखा वक्त क्यों बर्बाद किया जाए, यह सोचकर गिरीश घर से निकलने को था कि पीछे से माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे गिरीश, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ। अब गिरीश क्या बहाना बनाए। वो माँ एक ज़रूरी काम है, बस थोड़ी देर में आता हूँ बोलकर गिरीश घर से निकलने ही लगा कि विनीता ने उसे रोका। पर जा कहाँ रहा है? अरे घर पर मेहमान आने वाले हैं और तुम? हाँ माँ, पता है मुझे, लेकिन मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। झल्लाता सा गिरीश घर से निकल गया। विनीता कुछ और पूछती उससे पहले वह गाड़ी स्टार्ट कर पल भर में ओझल हो गया। दरअसल आज शाम रंजीता, गिरीश की मंगेतर के भैया भाभी गिरीश से मिलने उसके घर आने वाले हैं। वे लोग चाहते हैं कि अगर हफ्ता 10 दिनों में ही गिरीश और रंजीता की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। रंजीता का भाई अजय एक कंपनी में सीईओ हैं और वे अपने परिवार सहित यहाँ इंडिया आए हुए हैं। अजय की सास की हार्ट सर्जरी हुई है, इसीलिए वे लोग उन्हें देखने आए थे। क्योंकि अजय की पत्नी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसीलिए अपने माता पिता की सारी जिम्मेदारी उनकी ही है। इंडिया आने के लिए अजय को बड़ी मुश्किल से महीने भर की छुट्टी मिल पाई थी। इसीलिए अब वह सोच रहा है कि अगर बहन रंजीता और गिरीश की शादी इधर ही हो जाए तो फिर उन्हें तुरंत छुट्टी लेकर यहाँ नहीं आना पड़ेगा और उनका समय और पैसा दोनों बच जाएंगे। वैसे सोच तो ठीक ही रहे थे, क्योंकि उतनी दूर 7 समंदर पार से जल्दी जल्दी छुट्टी लेकर आना कोई बच्चों का खेल थोड़े ही है। आने जाने में पैसे भी बहुत खर्च हो जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई भी रुकती है। लेकिन अजय का आना व्यर्थ ही गया, क्योंकि गिरीश से उसकी भेंट ही नहीं हो पाई। विनीता ने कई बार उसे फ़ोन भी लगाया, यह पूछने के लिए कि वह कब आ रहा है, लेकिन गिरीश का फ़ोन नहीं लग रहा था। इसीलिए हार कर वे लोग वापस चले गए। रंजीता विनीता की सबसे प्रिय सहेली की बेटी है। 2 साल पहले ही वह अमेरिका से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करके लौटी है। अभी वह दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में बहुत ही अच्छी पैकेज पर जॉब कर रही है। पिछले साल ही एक शादी समारोह में रंजीता और गिरीश की मुलाकात हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लड़की जानी पहचानी, पढ़ी लिखी और सुंदर है, और सबसे बड़ी बात कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सोचकर दोनों परिवारों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और कुछ मेहमानों की मौजूदगी में दोनों की सगाई कर दी गई। लेकिन शादी की डेट 6 महीने बाद का पड़ा, क्योंकि गिरीश ऐसा चाहता था। इसीलिए अजय गिरीश से बात करना चाह रहा था, मगर बात ही नहीं हो पाई। मेहमानों के जाने के बाद विनीता ने गिरीश को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन हर बार उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज ही बता रहा था। विनीता को परेशान देखकर शुभांकर, गिरीश के पापा, ने कहा भी कि हो सकता है उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया होगा, इसीलिए नहीं लग रहा होगा। लेकिन विनीता इस बात से परेशान थी कि थोड़ी देर का बोलकर गया लड़का घंटों से कहाँ गायब है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। विनीता को काफ़ी परेशान देखकर शुभांकर ने फिर समझाया कि बेकार में चिंता करने से क्या होगा कोई ज़रूरी काम आ जाएगा ना। लेकिन विनीता कैसे कहे अपने पति से कि ऐसा अक्सर ही हो रहा है। रात दिखता है ना दिन, किसी का फ़ोन आते ही दौड़ पड़ता है एकदम से, और फ़ोन आने पर वह इतना घबरा क्यों जाता है। एक माँ अपने बच्चे की हर सांस को पहचानती है, तो क्या गिरीश की आंखों का डर उसे नहीं समझ में आएगा? लेकिन पूछने पर वह कुछ बताता भी तो नहीं है ना। या हो सकता है उसके ऑफिस में कोई टेंशन हो, या उसके बॉस का फ़ोन आया हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी परसों ही तो उसके बॉस से विनीता की मुलाकात हुई थी। वे तो गिरीश की कितनी बढ़ाई करने लगे कि गिरीश बहुत ही मेहनती लड़का है, फिर किस बात की टेंशन है उसे। खुद से ही सवाल जवाब करती हुई विनीता ने अभी अपनी आंखें झपकाई है कि कॉल बज उठे।
गिरीश ही था। रात के करीब 11:30 बजे गिरीश को घर आया देखकर विनीता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अब गुस्सा तो आएगा ही ना। मेहमान आकर चले गए और यह लड़का अब आ रहा है। क्या सोच रहे होंगे वे लोग कि कितना लापरवाह लड़का है। विनीता ने तो किसी तरह कोई बहाना बनाकर उन्हें समझा दिया कि अचानक से गिरीश के ऑफिस से फ़ोन आ गया, इसीलिए जाना पड़ा। आता ही होगा बस। मगर इस लड़के ने तो हद ही कर दी। बस आता हूँ कहकर घंटों बाद लौटा है। आखिर गया कहाँ था? कुछ बताता भी तो नहीं है। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? गुस्से से नाक फुलाती जब विनीता ने सवाल किया तो गिरीश यह बोलकर अपने कमरे में चला गया कि वह बहुत थक गया है, सुबह बात करेगा। यह भी नहीं पूछा उसने कि रंजीता के भाई भाभी आए थे तो क्या बात हुई या उसके बारे में क्या कुछ पूछ रहे थे वे लोग। बस आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। खाना भी तो नहीं खाया उसने। देख, अगर तेरे दिल में कोई बात है तो अभी बता दे। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई हो तो बोल दे, मैं मना कर दूंगी उन्हें। विनीता ने स्पष्ट शब्दों में कहा। आप बेकार में क्यों मेरा दिमाग खा रही हो माँ? गिरीश झल्लाया सा बोला। क्या चाहती हैं आप? बोलिए ना। अरे कोई ज़रूरी काम आ पड़ा था इसीलिए चला गया। ना तो इसमें कौन सी बड़ी आफत हो गई हाँ जो आप इतना सुना रही हैं। गिरीश के तेवर देखकर विनीता हैरान रह गई, क्योंकि पहले कभी उसने अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं की थी। प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, मुझे सोने दीजिए, कहकर गिरीश ने लाइट ऑफ कर दी। विनीता कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर कमरे से बाहर निकलकर सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरीश को कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई हो और अब वह रंजीता से शादी नहीं करना चाहता है। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वह सगाई ही क्यों करता रंजीता के साथ। मैं भी ना बेकार में उल्टा सीधा सोचने लगती हूँ। हो सकता है इसे ऑफिस की ही कोई टेंशन हो। अपने खुले बालों को मुट्ठी में लपेटकर जुड़ा बनाते हुए विनीता ने पलट कर देखा तो गिरीश दीवार की तरफ मुंह किए सो रहा था। इसीलिए वह धीरे से दरवाज़ा बंद कर वहाँ से चली गई। अपनी माँ से इस तरह बात करना गिरीश को जरा भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह भी क्या करे, क्योंकि वह अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता था और विनीता सच सुन नहीं पाती। इसीलिए उसे अपनी माँ से ऐसे रूखे स्वर में बात करनी पड़ी ताकि वह बार बार उससे सवाल ना करे। मंगेतर रंजीता को भी उसने फ़ोन पर ऐसे ही दो टूक शब्दों में जवाब देकर चुप करा दिया था कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, जो वह उस पर इतना हक जता रही है। रंजीता को गिरीश की बात का बुरा तो लगा था, पर उसने जताया नहीं। लेकिन गिरीश को यह भी नहीं हुआ कि वापस फ़ोन करके उसे एक बार सॉरी बोल दें। उल्टे रंजीता ने ही उसे फ़ोन कर हालचाल पूछा था। रंजीता भले ही अमेरिका से पढ़ लिख कर लौटी है और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है, लेकिन उसमें घमंड नाम मात्र का भी नहीं है। उसकी इसी अदा पर तो गिरीश फिदा हो गया था। रंजीता अमीरी गरीबी जाति धर्म में कोई भेद नहीं करती हैं। वह तो सड़क पर भीख मांग रहे बच्चों को भी गोद में उठाकर दुलार करने लगती है। जब भी समय मिलता है वह अपनी मेड के बच्चों को बैठाकर पढ़ाती है। हर संडे वह ब्लाइंड बच्चों को भी पढ़ाने जाती हैं। जब उसकी मेड का पति शराब पीकर उसे मारता पीटता था, तब रंजीता ने उसे ऐसी डांट लगाई थी कि उसने अपनी पत्नी के साथ बदसुल्की करना छोड़ दिया। रंजीता जब तक अपनी मेड की पैसों से भी मदद करती रहती है। हालांकि उसकी यह मदद सामान्य बात है, पर उसे यह सामाजिक सरोकार की भावना अपनी माँ और दादी से विरासत में मिली है। वैसे बेतरतीब इंसान तो गिरीश भी नहीं है। वह भी लोगों की मदद करने में विश्वास रखता है और उसके इसी विश्वास का नतीजा है कि आज वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। विनीता अपने कमरे में यह सोचकर करवटें बदल रही थी कि आखिर गिरीश को क्या हो गया है, क्यों वह इस तरह से सबसे व्यवहार करने लगा है। रंजीता भी पूछना चाहती थी उससे कि कोई समस्या है तो बताओ, साथ मिलकर सुलझा लेंगे। लेकिन गिरीश कैसे बताए किसी को कि
वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है जिससे वह चाह कर भी नहीं निकल पा रहा है। काश काश मैं समय को पलट पाता, काश मैं उस सुहानी का असली रूप देख पाता, तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। गिरीश अपने मन में सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन घनघना उठा। सुहानी का ही फ़ोन था। नहीं, मैं इसका फ़ोन नहीं उठाऊंगा। फ़ोन को घूरते हुए गिरीश बड़बड़ाया, लेकिन अंजाम के डर से उसने फ़ोन उठा लिया। इतनी देर लगती है तुम्हें फ़ोन उठाने में? सुहानी गुर्राई। नहीं, वह मैं ना सो गया था इसीलिए फ़ोन की आवाज़ सुन नहीं पाया। सॉरी, बोलो ना क्या बात है? बात कुछ नहीं। वह कल मुझे 2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, जो तुम मेरे घर आकर दे जाओगी या मैं ही आ जाऊं पैसे लेने। सुहानी के लफ्ज़ काफ़ी सख्त थे। 2 लाख? पर इतनी जल्दी 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? वह तुम जानो, मुझे तो बस 2 लाख रुपए चाहिए, वह भी कल के कल। कहकर सुहानी ने फ़ोन रख दिया और गिरीश अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मन तो किया उसका अपनी माँ की गोद में सिर रखकर खूब रोए और कहे कि अब उसे नहीं जीना है, मर जाना चाहता है वह। मगर विनीता हाई बीपी की मरीज हैं, इसीलिए वह अपने आंसुओं को खुद ही पीता रहा घंटों तक। रंजीता से भी वह कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि हो सकता है यह सब जानने के बाद वह उससे शादी करने से मना कर दें, और वह रंजीता को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। अपने ही गम में डूबे कब गिरीश की आंखें लग गई और कब सुबह हुई उसे पता ही नहीं चला। घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। रात में ठीक से नींद न आने के कारण उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, इसीलिए अपनी आंखें बंद कर वह सोने की कोशिश करने ही लगा कि उसका फ़ोन घनघना उठा। उसे लगा सुहानी का ही फ़ोन है, इसीलिए झल्ला कर बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो? बोलो ना, क्यों तुम मुझे चैन से जीने नहीं देना चाहती? एक काम करो, बंदूक लाओ, मार दो मुझे, एक बार में सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। रंजीता चौंकी, क्योंकि फ़ोन पर वही थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, गिरीश, मैं रंजीता बोल रही हूँ। रंजीता तुम? मुझे लगा कि मेरे बॉस का फ़ोन है। बताओ इतनी सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया? तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। वह मैंने इसलिए फ़ोन किया कि भैया भाभी चाहते हैं अगर हमारी शादी अगले महीने के फर्स्ट वीक में हो जाती तो सही होता, क्योंकि फिर इतनी दूर अमेरिका से तुरंत आना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, वह कल हमारी बात नहीं हो पाई इस बारे में। सोच रहा हूँ ऑफिस से सीधे तुम्हारे घर ही आ जाऊँगा। भैया तो रहेंगे ना? हाँ, भैया घर पर ही रहेंगे, तुम आ जाओ। रंजीता पूछना चाहती थी कि कोई परेशानी तो नहीं है उसे, लेकिन पूछ नहीं पाई। ओके, फिर शाम को मिलते हैं। गिरीश फ़ोन रख लेटा ही था कि देखा विनीता चाय की ट्रे लिए खड़ी है। वह हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और हाथ से चाय की ट्रे लेने की कोशिश करने ही लगा, मगर विनीता खुद ही चाय की ट्रे टेबल पर रख पानी का खाली जग लेकर वहाँ से चलती बनी। विनीता के चेहरे से ही लग रहा था कि कल की बात को लेकर अभी भी वह उससे नाराज़ हैं। नाश्ते की टेबल पर भी उसने गिरीश से कोई बात नहीं की और न ही गिरीश ने, क्योंकि उनके सवालों का क्या जवाब देता वह। इसीलिए खा पीकर सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। आज शाम ऑफिस से लौटते हुए गिरीश को रंजीता के घर जाना था, उसके भैया भाभी से मिलने, लेकिन वह तो खुद ही रात के 12 बजे घर लौटा। फिर क्या जाता उनसे मिलने। रास्ते में जब उसने अपना फ़ोन चेक किया तो रंजीता और विनीता के कई मिस्ड कॉल थे। वापस जब उसने उन्हें कॉल किया तो किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। घर आने पर विनीता ने उससे कोई बात भी नहीं की और ना ही कुछ पूछताछ की। खाना डाइनिंग टेबल पर रख सोने चली गई। गिरीश को भूख तो लगी थी, पर कुछ खाया नहीं, केवल एक गिलास पानी पीकर वह भी सोने चला गया। अब गुस्से वाली बात तो है ही ना, वहाँ रंजीता और उसके भैया भाभी इसका इंतज़ार कर रहे थे और इन जनाब को कुछ याद ही नहीं रहा। सुबह नाश्ते की टेबल पर विनीता ने तलखी से कहा और फिर जूठे प्लेट्स उठाकर वहाँ से चलती बनी। गिरीश के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया, लेकिन वह जवाब भी क्या देता। यही कि उसे सब याद था,
पर जा नहीं पाया रंजीता के भैया भाभी से मिलने, क्योंकि वह उस सुहानी के साथ था। हाँ, उसी सुहानी के साथ जिसका वह मुंह भी नहीं दिखना चाहता, लेकिन मजबूर है कि उसकी उंगलियों पर नाचने को विवश हैं। दूसरे दिन शाम को गिरीश जब ऑफिस से घर आया तो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। विनीता घर पर नहीं थी, इसलिए उसने खुद ही अपने लिए चाय बनाई। रात के खाने की टेबल पर वह चुप ही रहा। बिस्तर पर जब सोने गया तो फिर उसी बेचैनी ने उसे आ घेरा, क्योंकि उसे तो हर पल इसी बात का डर लगा रहता था कि पता नहीं कब सुहानी का फ़ोन आ जाए और पता नहीं क्या कह दें। इंसान की आंखें नींद से कितनी भी बोझिल क्यों ना हों, लेकिन अगर सिर पर चिंता मंडरा रही हो तो नींद हवा हो जाती है। गिरीश के साथ भी यही हो रहा था। सुहानी नाम के चक्रव्यूह में वह ऐसे फंस चुका था कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका था। ऑफिस में भी उससे ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। मन करता गिरीश काकी चीख चीख कर दुनिया को सुहानी की सारी सच्चाई बता दे, लेकिन क्या इस आग में वह नहीं झुलसेगा? क्योंकि सारी तस्वीरें और वीडियो तो यही कह रहे हैं कि गिरीश ने सुहानी के साथ जबरदस्ती किया है। फिर क्या रंजीता के भैया भाभी कभी अपनी बहन की शादी गिरीश से होने देंगे और विनीता विश्वास करेगी कि गिरीश सही बोल रहा है और उसने सुहानी के साथ कुछ गलत नहीं किया है? नहीं नहीं, उसका चुप रहना ही बेहतर है। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक उसके सिर पर हथौड़े की चोट की तरह बरस रही थी। मन तो कर रहा था उसका कि घड़ी की बैटरी निकाल कर फेंक दें ताकि वह बजना बंद हो जाए। सोचता काश समय पीछे जा पाता तो वह सब कुछ ठीक कर देता, लेकिन यह कहाँ संभव था। समय कभी पीछे गया है किसी का? हाँ, उस समय में किए गए अच्छे बुरे कर्म जरूर इंसान के साथ साथ चलते हैं। आज भी उस मनहूस दिन को याद कर गिरीश तड़प उठता है। सोचता है काश वह ना हुआ होता तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और ही होती। आज से 4 साल पहले सुहानी से उसकी पहली मुलाकात अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में हुई थी। शॉर्ट ड्रेस में इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मन चला गिरीश का मन मचल उठा था, लेकिन जब अचानक से वह पार्टी के बीच से ही गायब हो गई तो उसका मन उदास हो गया। पूछने पर गिरीश के दोस्त ने बताया कि वह लड़की यानी सुहानी उसके ही ऑफिस में काम करती है। अभी पिछले महीने ही इंदौर से ट्रांसफ़र होकर वह दिल्ली आई है। उसके बारे में गिरीश और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, मगर दोस्त से पूछते नहीं बना। घर आकर भी वह उसके ही ख्यालों में खो गया। सुबह जब नींद खुली तो सुहानी का ही मुस्कुराता चेहरा नजर आया उसे, लेकिन ना तो उसके पास सुहानी का कोई फ़ोन नंबर था, ना ही उसके घर का अता पता ही कि वह उससे कांटेक्ट कर पाता। उस दिन संडे की छुट्टी से उबकर जब वह मॉल पहुंचा तो सुहानी को वहां देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। बिना कुछ सोचे समझे लपक कर वह उसके करीब आ गया और बोला, हाय, आप वही हैं ना? आई मीन मेरे दोस्त संतोष की बर्थडे पार्टी में मिले थे हम, याद आया? हाँ याद आया आप। सुहानी रुक रुक कर बोल रही थी, क्योंकि ठीक से उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। हाँ, मैं गिरीश सिंह राठौर। बड़ी गर्मजोशी के साथ गिरीश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी बात पर सुहानी मुस्कुरा कर बोल पड़ी, नाम ही काफ़ी है, सरनेम बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात पर गिरीश बुरी तरह से झेप गया। बोला, आई थिंक यू आर राइट। और सरनेम में रखा ही क्या है, रखा तो नाम में है। उसकी बात पर सुहानी खिलखिला कर हंस पड़ी तो गिरीश भी हंसने लगा। उस दिन के बाद से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उनकी रोज़ फ़ोन पर बातें और मुलाकातें होने लगीं। बातों बातों में ही एक दिन सुहानी ने बताया कि उसके पापा प्राइवेट जॉब में थे। कोरोना के कारण वह नहीं रहे तो घर चलाने के लिए उसे अपने सपने त्याग कर यह जॉब करनी पड़ी। गिरीश के पूछने पर वह बोली कि उसका सपना तो पायलट बनने का था, मगर आज एक छोटी सी नौकरी करने को मजबूर है। फिर वह बताने लगी कि उसके घर में माँ के अलावा एक छोटा भाई भी है और उन सबकी जिम्मेदारी सुहानी पर ही है। उसकी बातों से गिरीश काफ़ी इम्प्रेस हुआ और बोला था कि कौन कहता है कि लड़कियां बोझ होती हैं अपने माँ बाप पर,
बल्कि वे तो अपने माता पिता का अभिमान होती हैं और वक्त पड़ने पर उनका सहारा भी बनती हैं। सुहानी के पूछने पर गिरीश ने बताया कि वह यही दिल्ली में ही एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हैं और उसके पापा पटना में एसबीआई में ब्रांच मैनेजर हैं। माँ हाउसवाइफ है और एक छोटा भाई है जो बेंगलुरु में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। क्या बात, तुम्हारी तो पूरी फैमिली ही एजुकेटेड है। अपने हाथ को हवा में लहराती हुई सुहानी बोली। उस पर गिरीश बोला कि हाँ, उसके परिवार में चाचा मामा और उनके बच्चे भी ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं। कई तो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में रहते हैं। उस पर आश्चर्य से सुहानी की आंखें फैल गई थीं। दोनों की दोस्ती अब काफ़ी गहरी हो चुकी थी। छुट्टी में अक्सर दोनों साथ समय गुजारते दिख जाते थे। पहले सुहानी कभी बस तो कभी ऑटो पकड़कर ऑफिस जाती आती थी, मगर अब वह गिरीश के साथ उसकी ही गाड़ी में ऑफिस जाने आने लगी थी। एक रोज़ सुहानी ने बताया कि वह यहाँ एक पीजी में रहती है, पर पीजी का भाड़ा बहुत ज़्यादा है। खाना भी वहाँ खाने लायक नहीं होता है। इसीलिए रूम शेयरिंग में अगर एक कमरे का घर मिल जाता तो अच्छा होता। उस पर गिरीश बोला था कि वह भी एक लड़की के साथ, जो कि उसके ही ऑफिस में काम करता है, रूम शेयरिंग में रहता है। लेकिन अब उसकी शादी हो रही है, इसीलिए उसे अकेला रहना पड़ेगा। तो क्यों ना सुहानी उसके साथ आकर रहने लगे। आइडिया अच्छा था। तय हुआ कि दोनों आधा आधा किराया देंगे और खाने पीने का खर्चा भी मिल बांट कर उठाएंगे। अब दोनों साथ रहने लगे थे। घर बाहर के कामों में भी वे एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं। साथ रहने से जल्द ही दोनों के बीच की सारी औपचारिकताएं भी मिट गई। लेकिन पहल हमेशा सुहानी की तरफ से ही होती थी और अंजाम तक पहुंचने में गिरीश उसका भरपूर सहयोग करता था। कोई चूक ना हो जाए, इस बात की दोनों पूरी सावधानी बरतते थे। नहीं, भविष्य में इन्हें कोई बंधन में नहीं बनना था। यह तो बस जिंदगी के मजे ले रहे थे। गिरीश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह घर से भी काफ़ी संपन्न व्यक्ति था, लेकिन सुहानी पर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। इसीलिए गिरीश जहाँ तक हो पाता उससे घर खर्च के पैसे नहीं लेता था। घर का रेंट भी अक्सर वही भर दिया करता था। इस बात के लिए जब सुहानी उसे थैंक्स कहती तो गिरीश हंसते हुए कहता, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, और फिर दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़ते थे। छुट्टियों पर गिरीश अक्सर सुहानी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता, मॉल ले जाकर उसे शॉपिंग करवाता, होटलों में खाना खिलाता और बदले में सुहानी उस पर अपना तन मन लुटाती। सुहानी के पिछले जन्मदिन पर गिरीश ने उसे आईफोन गिफ्ट किया था और इस जन्मदिन पर लैपटॉप। बदले में सुहानी ने भी उसे एक बढ़िया सी वाइट शर्ट खरीद कर दी थी। दोनों अपनी अपनी लाइफ खूब एंजॉय कर रहे थे। कोई टेंशन नहीं, बस मौज ही मौज। साथ रहते हुए 3 साल कैसे हवा की तरह उड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला। अच्छे पैकेज पर गिरीश ने मुंबई की एक बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली और उधर सुहानी ने दिल्ली में कोई दूसरी नौकरी पकड़ ली जो पहले से ज़्यादा पैसा दे रहा था। लेकिन दोनों अब भी संपर्क में बने हुए थे। उनका जब भी मन करता एक दूसरे से मिलने आ जाते और अपनी भूख शांत कर तृप्त हो जाते। वैसे भी दिल्ली और मुंबई की दूरी है ही कितनी। एक रोज़ जब गिरीश ने बताया कि उसकी शादी तय हो गई तो सुहानी खुश होते हुए उसे शादी की बधाई देते हुए बोली कि वह उसे अपनी शादी पर बुलाएगा ना। अरे यह भी कोई पूछने वाली बात है, हंसते हुए गिरीश ने कहा था। इस क्रिसमस की छुट्टी पर गिरीश ने पटना जाने का प्रोग्राम बनाया था, मगर सुहानी ने उसे दिल्ली बुला लिया, यह कहकर कि दोनों खूब मज़े करेंगे। गिरीश ने भी सोचा अब तो उसकी शादी होने वाली है तो क्यों ना 1-2 दिन सुहानी के साथ मज़े कर लिए जाएं। 3-4 दिन दिल्ली रहकर वह वहीं से पटना चला गया। रिटायरमेंट के बाद गिरीश के पापा माँ हमेशा के लिए यहीं दिल्ली रहने आ गए और गिरीश ने भी मुंबई की कंपनी छोड़कर फिर दिल्ली में ही जॉब पकड़ ली। गिरीश और सुहानी के बीच पहले की तरह ही नॉर्मल बातें होती, लेकिन गिरीश जिस बात को इतना नॉर्मल समझ रहा था अब वह नॉर्मल नहीं रही थी। उस रात अचानक सुहानी ने फ़ोन कर गिरीश से
यह कहकर 50,000 रुपये की मांग कर दी कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, वह जल्द ही उसके पैसे लौटा देगी। दूसरी बार उसने अपने भाई के एडमिशन का कहकर पैसे मांगे कि अगर समय पर पैसे नहीं भरे तो एडमिशन की डेट निकल जाएगी। ऐसा कर कर के वह जब तब गिरीश से पैसे झटकने लगी और हर बार पैसे लेते समय वह इतना ज़रूर कहती कि वह उसके पैसे जल्द ही लौटा देगी और गिरीश चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाता। अभी तक वह धीरे धीरे कर गिरीश से करीब 2 लाख से ज़्यादा ले चुकी थी, मगर हर बात की एक हद होती है और गिरीश की अपनी भी ज़िंदगी थी, उसके भी खर्चे थे। इसीलिए इस बार उसने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया और यह बात सुहानी को चुभ गई। अपना असली रंग दिखाते हुए बोली, वैसे गिरीश, हमारे नाजुक पल के मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं, देखोगे? कुछ तस्वीरें भी खींची हैं, अभी भेजती हूँ, बताना पसंद आई या नहीं। बोलकर वह अजीब तरह से हंसी। वीडियो और तस्वीर देखकर गिरीश के तो पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। ये सब क्या है सुहानी? प्लीज़ इन्हें डिलीट करो अभी। गिरीश घबराया सा बोला। अरे तुम तो घबरा गए, और डिलीट क्यों करूँ इन्हें? कितनी तुम अच्छी है ना, देखो ना, नहीं लग रहा है कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो और मैं तुमसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, तुम्हारे सामने दया की भीख मांग रही हूँ और तुम मुझे दबोचे हुए हो। हाँ, जानती हूँ यह सब झूठे हैं, बल्कि मैंने ही तुम्हें ऐसा करने को कहा था, लेकिन यह बात मानेगा कौन? क्योंकि यह वीडियो और फोटो ही तो यही बता रहे कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। बोलकर सुहानी ठहाका लगाकर हंसी, मगर गिरीश को समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी ने ये वीडियो कब और क्यों बनाया, और तस्वीरें भी तो यही कह रही है कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। लेकिन उसने तो कभी उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि जब भी उनके बीच रिश्ता बना दोनों की मर्जी से बना। लेकिन उसने जानबूझकर गिरीश से ऐसा करवाया था ताकि वीडियो बनाकर बाद में उसे ब्लैकमेल कर सकें। सही सोच रहे हो तुम, मैंने यह वीडियो जानबूझकर ही बनाया था ताकि मौका पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन सोचो, अगर यह वीडियो और तस्वीरें पुलिस के पास चली गई तो क्या होगा? अपने अधर को टेढ़ा कर सुहानी मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, लेकिन सोच रही हूँ रंजीता को सेंड कर दूँ, उसे बहुत पसंद आएगा। तुम क्या कहते हो? तुम चाहती क्या हो? गिरीश चीख पड़ा था। पैसे, और जब भी बुलाऊं आना पड़ेगा। इठलाते हुए सुहानी बोली। पैसे देने से मना करने पर वह गिरीश को पुलिस का डर दिखाती, कहती कि पूरी दुनिया में उसे बदनाम कर देगी, फिर उसे मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और डर कर गिरीश उसकी हर गलत सही मांग को मानता जा रहा था। सुहानी ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को मजाक बना कर रख दिया था, लेकिन अब वह इन सब से थकने लगा था। मन करता नींद की गोलियां खाकर सो जाए या किसी ट्रेन के नीचे आ जाए, लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था। अपनी जिस शादी को लेकर गिरीश इतना खुश था, अब उसी से उसे डर लगने लगा था। सोचता, अगर रंजीता को यह सब पता चल गया तो क्या होगा? उल्टे पुल्टे विचार आते उसके मन में और वह सिहर उठता। सुहानी की फ़ोन का स्पीकर खराब हो गया था, इसीलिए उसने गिरीश को मैसेज करके 1 लाख रुपए लेकर आने को बोल दिया था, वह भी तुरंत। लेकिन गिरीश के पास सच में पैसे नहीं थे अभी, इसीलिए उसने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। फिर अंजाम क्या होगा यह भी समझ लो तुम। मैसेज करके ही सुहानी बोली, कल शाम 5 बजे पैसे तैयार रखना, समझ लो, नहीं तो मैं यह वीडियो और तस्वीरें पुलिस के पास पहुंचा दूंगी और तुम्हारी उस रंजीता को भी। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। गिरीश ने उसकी बातों का फिर कोई जवाब नहीं दिया और उन्हीं कपड़ों में घर से बाहर निकल गया। रंजीता जब गिरीश से मिलने उसके घर पहुंची तो विनीता ने बताया कि पता नहीं सुबह से ही वह कहाँ गया है, कुछ बता कर भी नहीं गया है, इसीलिए वह खुद ही उसे फ़ोन करके पूछ लें। रंजीता ने जब गिरीश को फ़ोन मिलाया तो पता चला वह अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया है। पता नहीं रंजीता का क्या मन हुआ कि वह उसका फ़ोन खोल कर देखने लगी।
सुहानी और गिरीश का मैसेज पढ़कर पहले तो वह हक्की बक्की रह गई, लेकिन जब सुहानी का डीपी खोलकर गौर से देखा तो शॉक्ड रह गई, क्योंकि सुहानी वही लड़की थी जिसके कारण रंजीता के एक अजीज दोस्त राज ने अपनी जान दी थी। मगर कोई सबूत ना होने के कारण पुलिस को किसी पर कोई शक नहीं हो पाया था और गुनहगार बच निकला था। लेकिन मरते मरते राज ने रंजीता को सुहानी की सारी सच्चाई बता दी थी। आज फिर वही सब गिरीश के साथ होते देख रंजीता का खून खौल उठा। उसे डर था कि कहीं राज की तरह गिरीश भी कुछ ना कर ले। रंजीता को सब समझ में आने लगा कि अचानक गिरीश का व्यवहार इतना क्यों बदल गया, क्यों वह हर बात पर झुंझला उठता है, क्यों शादी को लेकर कोई रुचि नहीं दिखा था। सुहानी ने और भी कई लड़कों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर प्राइवेट पल के वीडियो का भय दिखाकर उन्हें अपना निशाना बनाया था। रंजीता ने फटाफट गिरीश के फ़ोन से सुहानी के सारे मैसेज, फ़ोटो, वीडियो अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिए और विनीता से यह बोलकर घर से निकल गई कि गिरीश ने उसे रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया है और वह जा रही है। लेकिन घर से वह यह सोचकर निकली कि अब वह सुहानी को नहीं छोड़ेगी, उसे उसकी करने की सज़ा दिलवा कर रहेगी। गिरीश कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर ले, इसीलिए रंजीता ने पहले उसे ढूंढने की कोशिश की। मिलने पर वह गिरीश को एक शांत पार्क में ले गई। गिरीश अभी भी चुप था। रंजीता ने अपनी हथेलियों के बीच उसके हाथ को प्यार से दबाते हुए पूछा कि सुहानी से उसका क्या रिश्ता है। तो पहले तो वह झूठ बोल गया कि वह किसी सुहानी को नहीं जानता है, लेकिन जब उसने सारे मैसेज जो सुहानी ने उसे भेजे थे दिखाए तो वह टूट गया। अपने आंसू पोंछते हुए उसने एक एक कर सारी बातें रंजीता के सामने रख दी और कहने लगा कि अब वह जीना नहीं चाहता। मगर रंजीता ने उसे धैर्य बंधाते हुए बोली, मरने से क्या होगा, यही कि उसके माँ पापा भी नहीं बचेंगे। उसे तो यह सोचना है कि सुहानी को कैसे सबक सिखाया जाए ताकि वह फिर किसी को अपना शिकार ना बना सके। और तुमने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया, यह सोचकर कि मैं तुम्हें गलत समझूंगी। पागल हो क्या, मैं अपने गिरीश को नहीं जानती। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब उठो, घर चलते हैं। वही आंटी अंकल तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। गिरीश का हाथ पकड़कर रंजीता बोली तो वह उसके पीछे चल पड़ा। रंजीता की बातों ने गिरीश को एक राहत तो पहुंचाई, पर डर अब भी उसके दिल में बैठा हुआ था कि जब विनीता को यह सब पता चलेगा तो क्या होगा। विनीता जब गिरीश के लिए उसके कमरे में खाना लेकर पहुंची तो उसका मन किया माँ को पकड़कर खूब रोए। बेटे की हालत देखकर विनीता को उसकी चिंता होने लगी, लेकिन अभी भी वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ है। इधर रंजीता कुछ जरूरी काम का बताकर वहाँ से निकल गई। गिरीश ने तो सोच लिया था कि अब उसे जीना ही नहीं है, लेकिन रंजीता ने कुछ और ही सोच रखा था। पहले तो रंजीता ने सुहानी से दोस्ती गाठी, फिर एक अच्छी दोस्त बनने का दिखावा कर उसका विश्वास जीता, यह कहकर कि वह अपनी कंपनी में उसे बढ़िया जॉब दिलवा देगी जहां उसे पहले से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अक्सर दोनों साथ में शॉपिंग करते और मूवी भी देखने जाते हैं। उस संडे दोनों ने मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया। मूवी देखने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, जहां रंजीता ने यह बोलकर सुहानी से उसका फ़ोन मांग लिया कि उसे एक ज़रूरी मैसेज करना है और उसका नेट बहुत स्लो चल रहा है। फिर उसने सुहानी के फ़ोन से सारी डिटेल अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिए, जिसे सुहानी को भनक तक नहीं लगी। रंजीता अमेरिका के कई हैकर्स को जानती थी जो उसकी ही कंपनी में काम करते थे। उसने सुहानी के बारे में उन्हें बताया और उनसे मदद मांगी। हैकर्स ने उससे सुहानी की फ़ोन डिटेल्स मांगी तो रंजीता ने उन्हें दे दी और ये सारे डिटेल्स हैकर्स के लिए काफ़ी थीं। दूसरे दिन हैकर्स सुहानी का लड़कों को ब्लैकमेल करने का धंधा पकड़ लेते हैं। सुहानी कुछ समझ पाती उससे पहले ही पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि रंजीता ने सिर्फ इसीलिए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था क्योंकि वह उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती थी और जिसमें आज वो कामयाब हो चुकी थी। खैर, जैसे को तैसा तो होना ही था। आखिर कब तक वह अपनी सुंदरता की आड़ में गिरीश और राज जैसे लड़कों का फ़ायदा उठाती। गिरीश की चेहरे की रौनक अगर वापस आई थी तो वह रंजीता की वजह से,
आज दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हैं और सुहानी जेल की सलाखों के पीछे हैं। कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो सही उद्देश्य के लिए काम करते हैं और उन्हें वाइट हैकर्स भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।